गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली रिकॉर्डिंग में हमने आपको सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में बताया था। और जो पिछली रिकॉर्डिंग थी, जो वीडियो थी, वो 3 भागों में थी, जिसमें हमने पहले भाग में आपको सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अंतर्गत यूरोपीय संघ के बारे में बताया, और दूसरे पार्ट में हमने आपको आसियान के बारे में बताया, और तीसरे पार्ट में हमने आपको चाइना के बारे में बताया। आज हम अपना नया अध्याय शुरू करेंगे, समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे, यानी कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि दक्षिण एशिया क्या है, ये भी हमें जानना जरूरी है। उससे पहले हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका क्या महत्व है, और इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ तो इसके बारे में हम पहले जानेंगे, इसके महत्व के बारे में जानेंगे। समकालीन विश्व राजनीति में दक्षिण एशिया का विशेष महत्व है। इसकी महत्ता उस समय बढ़ गई जब 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत एवं पाकिस्तान परमाणु संपन्न देशों के समूह में शामिल होने में सफल रहे। इस क्षेत्र का तेजी से उभरना वैश्विक राजनीति के लिए अहम बात है, परंतु कई मामलों में वैश्विक सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र अशांत रहा है। इसके कई कारण हैं, जैसे सीमा विवाद। हम जानते हैं कि भारत का सीमा विवाद पाकिस्तान के साथ भी चलता रहता है, चाइना के साथ भी चलता रहता है। तो आपस में जो दक्षिण एशिया के देश हैं, उनका सीमा विवाद बना हुआ है। नदी जल वितरण की समस्या, भारत का नदी जल वितरण के साथ जो है बांग्लादेश के साथ भी विवाद चल रहा है, पाकिस्तान के साथ भी चलता रहता है। आंतरिक विद्रोह, इन देशों के अंदर खुद अपने आंतरिक विद्रोह चलते रहते हैं। जातीय संघर्ष हैं, लोकतांत्रिक उलटाव आदि। ऐसे में इस बात को लेकर सभी चिंतित हैं कि यहाँ शांति की बहाली किस प्रकार की जाए, एवं पारस्परिक तनाव, हिंसा प्रतिहिंसा, जातीय संघर्ष और विद्वेष के स्थान पर आर्थिक सहयोग एवं विकास का नया दौर शुरू हो। घरेलू राजनीति की समस्या और आपसी तनाव कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जारी हैं। यह क्षेत्र बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के उत्थान की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। तो अब हमें ये देखना भी जरूरी है कि वास्तव में दक्षिण एशिया क्या है। तो वास्तव में दक्षिण एशिया है क्या? दक्षिण एशिया जो शब्द है, जो पद है, उसका प्रयोग भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं मालदीव, इन 7 देशों के लिए किया जाता है। कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी प्रसंगवश इस चर्चा में शामिल किया जाता है। चीन भी एक महत्वपूर्ण एशियाई देश है, लेकिन इसे दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता है। वास्तव में दक्षिण एशिया के 7 देश भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी के विशाल क्षेत्र में फैला यह इलाका विश्व स्तर पर एक मजबूत आधारशिला के रूप में स्थापित है। इसके साथ साथ दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में भी हम जानेंगे कि जहाँ तक दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक प्रणाली की बात है, तो भारत एवं श्रीलंका को पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक कहा जा सकता है, क्योंकि श्रीलंका और भारत में लगातार शुरू से ही जो लोकतंत्र स्थापित था वो अभी तक चला आ रहा है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी शासन व्यवस्था को पलट करके कोई और शासन व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश किसी ग्रुप में या विद्रोही दल ने की हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो दूसरे देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इसमें कभी लोकतंत्र रहा, कभी सैनिक शासन रहा। वहाँ लोकतंत्र की जड़ें स्थायी नहीं हैं, और श्रीलंका में भी जातीय संघर्ष वगैरह चलता रहता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो इन दोनों देशों में लोकतंत्र का रिकॉर्ड अपेक्षाकृत न्यून है। सैनिक तानाशाही के कारण दोनों देशों में स्वच्छ लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है। वैसे शीत युद्ध के बाद के दौर में बांग्लादेश में निर्वाचित सरकारें बनी हैं, लेकिन आपसी राजनीतिक कलह के कारण बार बार परेशानी होती रहती है। इसी तरह पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में 2 निर्वाचित सरकारें बनी। बेनजीर भुट्टो की जब सरकार बनी थी, तब भारत में
राजीव गांधी जी की सरकार बनी थी और ये माना गया था कि भी लोकतंत्र की दोनों जगह लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनी है और दोनों युवा प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों के रिश्तों में सुधार होगा। परंतु 1999 में एक बार फिर सैनिक तख्ता पलट हुआ और तब से वहां पर सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है। जहां तक नेपाल की स्थिति के बारे में बात है, तो नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की शासन प्रणाली कायम थी, लेकिन वहां के राजा वीरेंद्र ने फरवरी 2005 में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को बर्खास्त कर शासन अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद जन विद्रोह का सिलसिला शुरू हुआ और 2006 में एक स्पल विद्रोह के बाद यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। राजा की स्थिति नाम मात्र की रह गई। और अब हम भूटान और मालदीव की बात करें तो नेपाल की भांति भूटान में भी राजतंत्र है, लेकिन वहाँ के राजा स्वयं लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी है एवं मंत्रिमंडल को व्यापक शक्तियाँ दी हैं। 2007 से बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत भी हो चुकी है। इसी प्रकार मालदीव अपने सुल्तान के अधीन था। वहाँ 1968 में गणतांत्रिक शासन लागू हुआ और अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। जून 2005 में वहाँ की संसद ने बहुदलीय व्यवस्था के समर्थन में मतदान किया और इस वर्ष हुए आम चुनाव के बाद विपक्षी दल को मान्यता मिल गई। वैसे वहाँ पर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्चस्व है। तो इसमें वैश्विक कल्पना क्या है कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की जो वैश्विक कल्पना के दायरे का विशेष रूप से प्रसार हुआ है, यहाँ के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को विकास का बेहतर विकल्प मानते हैं। वैसे भी देखा जाए संसार में जितनी भी प्रणालियाँ हैं, समाजवादी, लोकतांत्रिक, अध्यक्षात्मक और डिक्टेटरशिप, तो सब में ये माना गया है कि लोकतंत्र जो है वो शासन की सबसे अच्छी प्रणाली है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि लोकतंत्र में जैसा कि हम जानते हैं जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। जनता अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकती है, एक निश्चित समयावधि के बाद अपनी सरकार को चुनती है। जो सरकार जन कल्याण के कार्य नहीं करती उसे बदल सकती है, जबकि अन्य व्यवस्थाओं में ये संभव नहीं हो पाता है। तो लोकतंत्र के लिए यहाँ के लोग विशेष रूप से जागरूक रहते हैं। यहाँ प्रतिनिधिमूलक लोकतांत्रिक संस्थाओं को वरीयता दी जाती है, जिसमें कि हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अब बच्चों हम दक्षिण एशिया के अंतर्गत अपना जो पहला देश लेंगे वो लेंगे पाकिस्तान। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पाकिस्तान सेना एवं लोकतंत्र, पाकिस्तान आर्मी एंड डेमोक्रेसी। ये टाइटल इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर मिला जुला शासन रहा, लोकतंत्र कभी भी स्थायी रूप से नहीं रह पाया। तो सैनिक शासन के बारे में चर्चा करेंगे, मिलिट्री रूल के बारे में। पाकिस्तान में भारत विभाजन के बाद 1947 में पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना। सब जानते हैं कि 1947 में भारत विभाजन से पहले भारत एक विस्तृत विशाल देश था, लेकिन 1947 में जब भारत विभाजन हुआ, हमने शुरू के अध्याय में पढ़ा, तो भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, यानी जो पंजाब का क्षेत्र और बंगाल का जो क्षेत्र था, उसे मिलाकर के पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया गया। वहाँ पर भारत की भांति संसदीय लोकतंत्र प्रणाली स्थापित की गई, लेकिन यानी शुरू में संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया और राष्ट्रपति का पद भी संभाल लिया। शीघ्र ही उसने अपना निर्वाचन भी करा लिया, परंतु जनता सैन्य शासन के विरुद्ध थी। इसके साथ ही वहाँ के प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। जनता का गुस्सा भड़क उठा था और 11 वर्षों के बाद अयूब खान को अपना पद छोड़ना पड़ा। उसने जनरल याहिया खान को शासन का भार सौंप दिया। अब जरा पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार के बारे में चर्चा करेंगे कि वहाँ कौन कौन से निर्वाचित सरकारें कब कब बनी। याहिया खान के सैन्य शासन के दौर में बांग्लादेश संकट उत्पन्न हुआ। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर बर्बर अत्याचार किए। जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान भारत के दोनों सिरों पर था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था उनके साथ भेदभाव किया जाता था पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा, और जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उन्हें जो है क्योंकि उन्हें अपनी बंगाली संस्कृति प्रिय थी, उन्हें बंगाली भाषा,
बंगाली संस्कृति से विशेष प्रेम था और जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता थे वो उनके साथ भेदभाव करते थे। इससे पीड़ित होकर लोग भारत में शरण ले रहे थे जब पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार पश्चिमी पाकिस्तान की सेना द्वारा किया गया। उत्तेजित होकर याहिया खान ने भारत पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में पाक की पराजय हुई तथा स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। 1971 में इस पराजय के बाद शासन की बागडोर जुल्फिकार अली भुट्टो ने संभाली। हम जानते हैं कि 1971 में, यानी जब पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने, पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो काफ़ी बड़ी संख्या में शरणार्थी, कई लाख शरणार्थी भारत में आ गए और भारत के लिए बड़ी एक विकट समस्या खड़ी हो गई कि भाई उन सबके खाने पीने की व्यवस्था भी करनी थी और भारत भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहा था। तब उस समय की प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसमें बढ़ चढ़कर हस्तक्षेप किया और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको पाकिस्तान से अलग कर स्वतंत्र बांग्लादेश बनाने में अहम भूमिका निभाई। तो 1971 में पाकिस्तान से टूट करके जो अलग हिस्सा जो पूर्वी पाकिस्तान का था वो स्वतंत्र बांग्लादेश बना। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनी निर्वाचित सरकार थी, परंतु यह प्रक्रिया ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही और 1977 में पाकिस्तान में जनरल जिया-उल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। अब जिया की सैनिक सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिया की जो सैनिक सरकार थी, आर्मी रूल ऑफ जिया, जनरल जिया-उल हक ने पाकिस्तान के लोकतांत्रिक संविधान को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन 1982 के बाद वहाँ लोकतंत्र समर्थक आंदोलन जोर पकड़ने लगा और 1985 में आम चुनाव कराए गए जिसमें राजनीतिक दलों की कोई भागीदारी नहीं थी। जनरल जिया-उल हक ने इसे दल विहीन लोकतंत्र का नाम दिया, यानी एक ही दल है उसको ही वोट डालो। उनके द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री मोहम्मद जुने जो मात्र एक कठपुतली प्रधानमंत्री थे, बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और 1988 में एक हवाई दुर्घटना में जनरल जिया-उल हक की मृत्यु हो गई। अब फिर उसके बाद में फिर दौर आया, एक बार फिर लोकतंत्र की बहाली का दौर आया। जैसे हम देख रहे हैं शुरू से ही पाकिस्तान में कभी सैनिक शासन, कभी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बन रही है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार बन रही है वो सच्चे अर्थों में नहीं बन रही, वो स्थायी नहीं रह पा रही। वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ का जो वातावरण है जिसमें सेना की भी भूमिका है, मजहब की भी भूमिका है, तो वो वहाँ पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र को स्थिर नहीं होने दे रहे। तो जिया की मौत के बाद हुए आम चुनाव में बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जीत हुई। बेनजीर भुट्टो की पार्टी थी पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। उसके नेतृत्व में एक बार फिर लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। अगस्त 1990 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पार्टी के नेता नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। जैसे कि हम जानते हैं अब इमरान खान जी की सरकार है और जिया-उल हक जो नवाज शरीफ हैं उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। उन पर भ्रष्टाचार के विभिन्न गंभीर आरोप हैं। अक्टूबर 1993 में बेनजीर भुट्टो पुनः प्रधानमंत्री बनी। 1996 में राष्ट्रीय असेंबली भंग कर दी गई और फरवरी 1997 में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के मध्य सत्ता संघर्ष का दौर प्रारंभ हुआ। निर्वाचित लोकतंत्र की अवस्था 1999 में उस समय समाप्त हो गई जब 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाकर सैन्य शासन कायम कर लिया। तो परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाकर सैन्य शासन कायम कर लिया था। और अब की स्थिति हम देखें तो अब की स्थिति क्या है पाकिस्तान की, अब की स्थिति भी हम देखेंगे। अब की स्थिति के अंतर्गत वर्ष 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन करा लिया और अक्टूबर 2002 में उसने आम चुनाव करवाए, लेकिन शासन पर सेना का नियंत्रण बना रहा। मार्च 2007 में मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ गई और लोकतंत्र आंदोलन के साथ साथ न्यायपालिका का दबाव भी बढ़ गया और नवंबर 2007 में उसने आपातकाल की घोषणा कर दी और दिसंबर 2007 में उसने सेना प्रमुख का पद त्याग दिया। इसके साथ ही उसने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली। और इस समय हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री हैं वो इमरान खान हैं और उनके मार्ग में भी अनेक बाधाएं हैं।
धार्मिक संगठन, सेनाएं, तो वो भी एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में क्या क्या कठिनाई हैं। ऑब्स्टेकल्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि जहां भारत और पाकिस्तान इकट्ठे दो देश बने थे, भारत में लोकतंत्र इतना सफल रहा, तो पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों नहीं सफल हो पाया, तो वो एक लोकतांत्रिक, सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक सरकार क्यों नहीं दे पाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला तो पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण के बार बार उल्टाव में कई कारण हैं। जैसा हमने अभी बताया भी था, वहाँ सेना का वर्चस्व है और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचल दिया जाता है। प्रेस, न्यायपालिका और मानवाधिकार की मजबूती के बावजूद लोकतंत्र का स्वरूप स्थायी नहीं बन पाया है। इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे पहला है सेना, धर्मगुरुओं और भूस्वामियों का प्रभाव। पाकिस्तानी समाज में सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का आरंभ से ही काफ़ी प्रभाव रहा है। यानी भूस्वामी जिन पर बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, और वह आज भी है। जब किसी गुट के लिए निर्वाचित सरकार द्वारा उसके हितों की पूर्ति का कदम नहीं उठाया जाता था, वह गुट प्रशासन द्वारा अनदेखा महसूस करता है, तो वह निर्वाचित प्रशासन का विरोध करता है। सेना को लगता है कि भी हमारी अनदेखी हो रही है, वो विरोध करने पर उतारू हो जाती है। धर्मगुरु लगते हैं कि हमें पूछा नहीं जा रहा, वो उतारू हो जाते हैं विरोध करने पर। भूस्वामियों को लगता है तो भूस्वामी तो सैनिक गुट को प्रोत्साहित करता है और सैनिक शासन के लिए रास्ता तैयार हो जाता है। दूसरा लोकतंत्र के मार्ग में बाधक है राजनीतिक दलों की आपसी खींचातानी। पाकिस्तान में राजनीतिक दलों की आपसी खींचातानी, उनके स्वार्थपूर्ण रवैये तथा जन कल्याण के प्रति अनदेखी की भावना ने आम जनता को शीघ्र ही निर्वाचित शासन के प्रति आशंकित बना दिया है और उसमें जनता का विश्वास कम होने लगा है। यानी जो सरकारें बन भी रही है लोकतांत्रिक तरीके से, वो स्थायी नहीं है, सेना का हस्तक्षेप है, तो लोगों का उन पर भी विश्वास उठ चुका है। उन्हें नहीं लगता कि ये जन कल्याण का कार्य करेंगे। तीसरा है सरकार द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि। अब तक पाकिस्तान में जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने सामाजिक आर्थिक विकास की ओर ध्यान ना देकर अपने स्वार्थों की पूर्ति में शासन सत्ता का प्रयोग किया और शासन में भ्रष्टाचार फैला। तो सभी सरकारों ने जितनी भी बनी अपने स्वार्थ की ही सिद्धि की, जन कल्याण की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए भी लोकतंत्र जो है सफल नहीं हो पाया। अगला कारण है अमेरिका द्वारा सैन्य शासन को प्रोत्साहन। ये भी लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाई साबित हुई। पाकिस्तान का अमेरिकी सैनिक गुटबंदी में सम्मिलित होना भी लोकतंत्र के स्थायित्व प्राप्त न करने का एक कारण है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान में सैन्य शासन को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने सेना को बढ़ावा दिया, सैनिक शासन को प्रोत्साहन दिया। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उनके पीछे अमेरिका का हाथ था। भारत और पाकिस्तान के कटु संबंध। आरंभ से ही भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक मुद्दों के आधार पर तनातनी रही है। जब भी सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन उसकी असफलताओं के कारण उत्पन्न होता है, तो सरकार जनता का ध्यान उस ओर मोड़ देती है और भारत में सुरक्षा के नाम पर सैनिक शासन को कुछ दिन और सांस लेने का अवसर मिल जाता है। यानी भारत और पाकिस्तान के इतने कटु संबंध हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो भारत का विरोध करने पर ही चलती रहती है। जैसा आप न्यूज़पेपर में, टीवी पर देखते भी हो कि कोई घटना घटती है पाकिस्तान में, तो उसमें कह देते हैं भी भारत का हाथ है इसमें। और इसके साथ साथ अपनी कमियों को, अपनी जो कमजोरियों को छुपाने के लिए तो भारत की ओर जो है भारत का विरोध करना, इस मुद्दे को करते रहते जनता के सामने, जिससे जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटा रहता है। और हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। अब इंटरनेशनल एजेंसीज ने उन्हें कोर कर्ज देने से मना कर दिया है, आतंकवाद को प्रश्रय देता है। तो ये भी लोकतंत्र के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। अगला है आतंकवादी गुटों की शरण स्थली। पाकिस्तान आतंकवादी गुटों की शरण स्थली भी है और पाश्चात्य देश सैनिक प्रशासन को इसलिए भी अधिक चाहते हैं। उन्हें डर है कि यदि पाकिस्तान की परमाणु शक्ति किसी आतंकवादी गुट के हाथ लग गई तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं और सैनिक शासन परमाणु हथियारों की अधिक अच्छी प्रकार से सुरक्षा कर सकता है। देखो, ये भी एक अजीब कारण है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली है और पश्चिमी देश इसलिए सैनिक शासन का समर्थन कर रहे हैं कि शायद वहाँ लोकतंत्र अच्छी तरह से चल नहीं पाएगा और वो परमाणु हथियारों की देखभाल नहीं कर पाएंगे और कोई भी आतंकवादी गुट उन परमाणु हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो उन्हें लगता है कि जो सैनिक शासन है वो परमाणु जो अस्त्र हैं उनकी अच्छी प्रकार से देखरेख कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है।
इसके साथ साथ विदेशी सहायता पर आश्रित। पाकिस्तान में लगभग सभी सरकारों ने देश का सामाजिक आर्थिक विकास न करके विदेशी सहायता पर गुजारा किया है और जनता का इसलिए भी नागरिक सरकार में अधिक विश्वास नहीं जम पाता। तो हमने देखा कि पाकिस्तान जो है दक्षिण एशिया का जो एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, उसके लोकतंत्र के मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं। लगातार वहाँ पर बीच बीच में सैनिक शासन बना रहा, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कर्ज ले ले करके कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, उस जन कल्याण के कार्य नहीं कर पा रहा है और आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। अब बच्चों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब हम दक्षिण एशिया के दूसरे देश बांग्लादेश की चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश में किस तरह की शासन व्यवस्था है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था कि जो बांग्लादेश 1971 से पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान दो हिस्सों में था। एक हिस्सा उसका जो है पश्चिमी पाकिस्तान था और एक भारत के दूसरी ओर जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो कि बंगाल से लगता हुआ था। तो पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। भारत विभाजन के बाद बंगाल तथा असम के हिस्सों को मिलाकर पूर्वी पाकिस्तान का गठन किया गया था। यानी बंगाल और असम के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे उन्हें मिलाकर पूर्वी पाकिस्तान का गठन किया गया था। यहाँ के लोगों की संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, रहन सहन आदि पश्चिमी पाकिस्तान से बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि इस पर बंगाल और असम का प्रभाव था। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के शासन पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था, लेकिन शासन व्यवस्था पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू भाषा लादने के साथ साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाने लगे। जबकि पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्ला भाषा बोलते थे, लेकिन उन पर उर्दू भाषा लादी गई और भी तरह तरह के अत्याचार किए गए। इस क्षेत्र को प्रशासन में न्यायोचित प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक सत्ता में भागीदारी नहीं दी गई। अब उसके बाद में 1970 के चुनाव हुए, इसके बारे में देखते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान और जो पूर्वी पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान के वर्चस्व के विरुद्ध पूर्वी क्षेत्र की जनता के मन में गहरा आक्रोश था, गहरा गुस्सा था। उन्होंने स्वायत्तता की मांग में जोरदार आंदोलन चलाया। जब उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ, अत्याचार किए गए, जो है उर्दू भाषा उन पर लादी गई, तो उन्होंने स्वायत्तता की मांग पर जोर दिया कि भाई हमें अलग देश बनाया जाए, हमें बिल्कुल स्वतंत्र किया जाए। तो जोरदार आंदोलन चलाया। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को इसका श्रेय जाता है। उस समय वहाँ के नेता थे जो पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान, और उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग, तो इसको उसका श्रेय दिया जाएगा। इस पार्टी को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर सफलता मिली, सारी सीटें लगभग जीत ली, और इस प्रकार पूरे पाकिस्तान की प्रस्तावित संविधान सभा में अवामी लीग को बहुमत प्राप्त हुआ। जो संविधान बनना था, तो बहुमत के आधार पर अवामी लीग को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में मिलाकर देखा जाए तो बहुमत था। परंतु पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने इस चुनाव के परिणामों को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, और प्रस्तावित संविधान सभा को मानने से, आहूत करने से मना कर दिया। फिर अब बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ? फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। 1970 के चुनाव की उपेक्षा के बाद शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। देखो, वो जीते थे, इतना उनके अवामी लीग इतने बहुमत से जीती थी, और लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही बांग्लादेश के लिए मुक्ति संग्राम तेज हो गया। जब उनके नेता को गिरफ्तार कर दिया गया तो बांग्लादेश के लिए मुक्ति संग्राम तेज जो हो गया। पाकिस्तान के सैनिक शासक जनरल याहिया खान की सेना ने इसे कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। तो पाकिस्तान में उस समय शासक याहिया खान थे। उन्होंने सेना को भेजा, दमन करना चाहा आंदोलन का। हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में बंगाली शरणार्थी भारत आ गए। जैसा मैंने शुरू में बताया, भारत ने उनकी मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय एवं सैन्य सहायता दी। इस कारण से दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। तो पाकिस्तान इससे बड़ा आग बबूला हो गया, बड़ा तिलमिला गया कि भारत इनकी सहायता क्यों कर रहा है। अंततः पाकिस्तान की पराजय हुई और 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। वहाँ के लोगों ने अपना नया संविधान बनाया तथा राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री बने एवं संसदीय प्रणाली शुरू हुई। लेकिन यह भी ज़्यादा समय तक नहीं चली। जैसे पाकिस्तान में था, यहाँ पर भी लोकतांत्रिक संकट उत्पन्न हुआ। 1975 में क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी। 1975 में शेख मुजीब ने संविधान में संशोधन करके
संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू की, यानी संविधान में परिवर्तन कर दिया। जहां संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी, अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और हम जानते हैं संसदीय शासन और अध्यक्षात्मक प्रणाली में अंतर संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो विधान पालिका के प्रति, विधानसभा के प्रति, यानी जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अध्यक्षात्मक में ऐसा नहीं होता। तो वे राष्ट्रपति बन गए शेख मुजीब। उसने अपनी पार्टी अवामी लीग के अलावा अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी अन्य पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने का मतलब ही लोकतंत्र की हत्या है। इसने आपसी संघर्ष और तनाव को बढ़ावा दिया। स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि अगस्त 1975 में सेना ने बगावत करते हुए मुजीब की सपरिवार हत्या कर दी। अब देखो, सेना इतने विरोध पे उतारू हो गई, ये सब देख करके उन्होंने मुजीब की पूरे परिवार सहित जो वहाँ के राष्ट्रपति थे हत्या कर दी गई। सिर्फ उनकी 2 बेटियां जो देश से बाहर थी बच गई, जिसमें से एक है शेख हसीना वाजेद। अब इनकी बीच बीच में सरकार बनती रहती है। इस त्रासद घटना के बाद शासन की बागडोर सेना प्रमुख जियाउर रहमान के हाथों में आ गई। उसने अपनी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। 1979 के संसदीय चुनाव में उसे भारी बहुमत प्राप्त हुआ। इसी बीच 1981 में सैनिक उथल पुथल फिर शुरू हो गया और जनरल जियाउर रहमान की हत्या हो गई। अंततः मार्च 1982 में लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद ने राष्ट्रपति जस्टिस अब्दुल सत्तार को हटाकर स्वयं शासन पर कब्जा कर लिया और दिसंबर 1983 में वह 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। लेकिन छात्रों के नेतृत्व में वहां व्यापक जन आंदोलन छिड़ गया और 1990 में इरशाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 1991 में आम चुनाव के साथ ही वहां बहुदलीय शासन प्रणाली प्रारंभ हो गई। वैसे 2007 से एक बार फिर वहां लोकतंत्र का आंदोलन सिलसिला चल पड़ा है। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर एक कार्टून देख रहे हो, हमने आपको जैसा बताया भी था कि हमारी सीबीएसई में एक प्रश्न कार्टून पर भी आधारित आता है जो कि 5 नंबर का है। और हम हमारे जो अध्याय में कार्टून दिए गए हैं अगर उनका ध्यान से पढ़ें और अपने अध्याय को ढंग से समझें तो हम उसमें पूरे जो है मार्क्स ले सकते हैं। कार्टून, अनसीन पैसेज, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। तो अब हम ये प्रश्न इस तरह से आता है कि नीचे दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जैसे इस कार्टून का पहला प्रश्न है कि इस कार्टून से संबंधित दर्शाए देश को पहचानिए। तो अब अगर हमने ध्यान से पाकिस्तान के कुछ शासकों की फोटो देखी हो तो हमें इसमें कहीं ना कहीं से हेल्प मिलती है। तो देखो, इस पर लिखा भी हुआ है, जैसे कार्टून में दिखाया हुआ व्यक्ति मुशर्रफ। तो हमें मालूम है कि जो मुशर्रफ थे वो पाकिस्तान के शासक हैं। तो अब हम इससे आइडिया हमें लग जाता है। तो आता है कि इस कार्टून से संबंधित दर्शाए देश को पहचानिए, तो हम आंसर में लिखेंगे पाकिस्तान। प्रश्न 2 है, इस देश में चल रही शासन प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। तो जैसा भी हमने आपको बताया चर्चा में कि 1999 में जनरल मुशर्रफ के नेतृत्व में सैनिक शासन की स्थापना हुई और नवाज शरीफ के अधीन लोकतंत्र का अंत हुआ। तो हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको उत्तर बताया, साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ तक पाकिस्तान की शासन प्रणाली का बात है तो वहाँ कभी भी लोकतांत्रिक सरकार स्थिर नहीं हो पाई, लोकतंत्र स्थिर नहीं हो पाया और वहाँ समय समय पर सैनिक शासन जो है चलता रहा। नंबर 3, भारत की शासन व्यवस्था कार्टून से संबंधित देश की शासन व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। तो बिल्कुल आसानी से उत्तर दिया जा सकता है कि पाकिस्तान में सैनिक प्रशासन है तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। जिस दल या दलों का चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार बनती है और भारत में लगातार 1947 से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाती रही हैं। हर 5 वर्ष बाद चुनाव होता है, जनता अपनी मनपसंद सरकार चुनती है, संसदीय शासन प्रणाली है। कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें ऐसा लगा हो कि हमारी लोकतांत्रिक सरकार ध्वस्त होकर के सैनिक सरकार का शासन आएगा। लेकिन हम पाकिस्तान में जैसा कि हम जानते हैं कभी भी लोकतांत्रिक सरकार स्थिर नहीं रही और वहाँ समय समय पर सैनिक शासन चलता रहा और जो लोकतांत्रिक सरकार बनी भी उस पर भी सेना का वर्चस्व रहा और उसने कठपुतली की तरह ही कार्य करा। तो हम अपने अध्याय में एनसीईआरटी की पुस्तक में जितने भी कार्टून हैं उसको ये भी जरूरी कि हम अगर अध्याय को ढंग से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से हमने अध्ययन किया होगा
तो हम कार्टून का भी उत्तर अच्छे तरीके से दे पाएंगे और इसके साथ साथ हम अनसीन पैसेज का उत्तर भी अच्छे प्रकार से दे पाएंगे। तो बच्चों, आज हमने समकालीन दक्षिण एशिया के अंतर्गत हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में पढ़ा। अब जो हम अगली रिकॉर्डिंग में आपको दक्षिण एशिया के जो दूसरे देश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, सार्क के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।